कहा जाता है कि शादियां और रिश्ते जन्नत में बनते हैं, पर जब धरती पर शादी होती है तो जन्नत वाली बात तो फिलॉसफी रह जाती है। अल्टीमेटली एक शादी को मान्यता तभी प्राप्त होती है जब उस शादी को आप किसी कंडीशन से फुलफिल करें। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसी कई कंडीशन दी गई हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप उस शादी को मान्यता या रिकग्निशन दे पाएंगे। अभी तक आप समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कानूनन। कानूनन एक वो जरिया है जहां पर हमारी कोशिश ये है कि लॉ को इस सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिससे कि सबको वो समझ आ सके, क्योंकि हमारा थॉट ये है कि अल्टीमेटली everybody should know the law of the land. So without wasting any time further, let us get into our topic for today, which is conditions of a Hindu marriage. Now the conditions of a Hindu marriage are given in section 5 of the Hindu Marriage Act. And what does it say? It says that a marriage to take place or marriage to solemnize between two individuals, following 5 conditions need to be met. Now what are those conditions? Let us look at them one by one. Okay, so let us look at the first condition. And the first condition says that when a Hindu boy or a Hindu girl are supposed to get married, none of them should have a spouse living at the time of marriage. अगर एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की के बीच में शादी होने वाली है तो उस टाइम पर उनका कोई भी जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए. Now let us understand this with an example of two people. Let's name them Ravi and Divya. Okay. Now अगर रवि और दिव्या को शादी करनी है तो there are 3 conditions or 3 situations. Okay. Now the first situation says कि रवि जब शादी करने जा रहा है उस टाइम या तो रवि हमेशा अविवाहित रहा है. अविवाहित का मतलब यह है कि कभी उसने शादी ही नहीं करी. अगर उसने कभी शादी ही नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है, यही कंडीशन दिव्या के लिए भी लागू होती है. दिव्या ने भी कभी शादी नहीं करी तो दोनों के बीच में शादी हो सकती है. दूसरी सिचुएशन यह है कि रवि ने शादी तो करी लेकिन उसका अपनी पत्नी से, जो पूर्व पत्नी है, उससे डाइवोर्स हो गया. अब डाइवोर्स जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स की प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही हो. डाइवोर्स की प्रोसीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि डाइवोर्स ग्रांटेड हो. अगर ऐसी सिचुएशन है कि रवि को डाइवोर्स ग्रांटेड है तो ही इज फ्री टू गेट मैरिड टू एनीबडी एल्स. दैट इज द कंडीशन दैट इज ट्रू फॉर दिव्या एज वेल. अगर दिव्या ने प्रायर किसी से शादी करी है तो शी कैन ऑलवेज गेट मैरिड टू समबडी एल्स अगेन इफ शी हैज बीन ग्रांटेड डाइवोर्स. और तीसरी सिचुएशन यह है कि रवि की शादी हो रखी है बट उसकी जो पत्नी है, जो पूर्व में उसकी पत्नी है, उसका देहांत हो चुका है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी रवि किसी और के साथ शादी कर सकता है. एंड दैट इज ट्रू फॉर दिव्या एज वेल. ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन सेज कि कोई भी जीवन साथी दोनों का जीवित नहीं होना चाहिए, और अगर जीवित है तो वो इस स्थिति में होने चाहिए कि वो डाइवोर्स ले चुके हों. ओके, सो दैट कवर्स आवर फर्स्ट कंडीशन. Now let's look at the second condition. Second condition has 3 sub conditions और अब हम उन 3 सब कंडीशंस को बारी बारी से देखेंगे. पहली सब कंडीशन क्या करती है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूं. पहली सब कंडीशन कहती है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट मीन शादी के समय लड़का या लड़की की ऐसी मानसिक स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वो बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ सम विकृति इन देयर माइंड, दे आर नॉट एबल टू गिव अ वैलिड कंसेंट. तो अगर हम रवि और दिव्या का कंडीशन या उन्हीं को वापस लेकर आए तो दोनों इस तरह के होने चाहिए कि वो अपनी स्वीकृति अपने सही दिमाग से दे सकें. अगर वो अपनी स्वीकृति अपनी शादी के लिए सही दिमाग से नहीं दे पा रहे हैं या सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, या उनका सोच उस टाइम ऐसा है कि वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन और बिकॉज ऑफ सम इशू विद देयर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो ऐसी कंडीशन में शादी नहीं हो सकती है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड सब कंडीशन. नाउ द सेकंड सब कंडीशन, लेट मी जस्ट फर्स्ट रीड what second sub condition says.
Second subcondition says, though capable of giving a valid consent, but has been suffering from mental disorder of such kind or to such an extent as to be unfit for marriage and further procreation of children. Now what does that mean? इसका मतलब ये है कि जो पहली सब कंडीशन थी जिसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, अगर हम उसे दूर भी कर दें, बट वो इस स्थिति में है या उनकी मनस्थिति इस तरह की है कि शादी तो हो जाएगी बट वो बच्चे पैदा करने के लिए रेडी नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे में शादी नहीं हो सकती। शादी तभी हो सकती है जब पहली सब कंडीशन विच इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ना हो और सेकंड कंडीशन कि वो इस तरह की उनकी मनस्थिति हो कि वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे पैदा कर सकें, तभी शादी हो पाएगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सब कंडीशन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल सब कंडीशन of condition 2. Okay, and let me just read it for you. It says one of the person has been subjected to recurrent attacks of insanity. Now what does that mean? Okay, हमने पहली कंडीशन सब कंडीशन देखी जो ये बोलती है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए, दूसरी हमने देखी कि प्रोक्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और तीसरा अब उन्होंने बोला कि देयर शुड नॉट बी एनी इंसैनिटी। राइट, इंसैनिटी का मतलब ये है कि पागलपन या कि कोई इस तरह के दौरे ना पड़ते हों, चाहे वो रेकरिंग हो, रेगुलरली पड़ते हों या वो कभी कभी पड़ते हों। अगर ऐसी कंडीशन है तो लॉ ये बोलता है कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वन पार्टी टू स्टे विद द अदर पार्टी। अगर एक पार्टी को दौरे पड़ते हैं, एक पार्टी का की मनस्थिति इस तरह की है जो कि डेंजरस हो दूसरी पार्टी के लिए, तो उनका रहना एक दूसरे के साथ मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में शादी नहीं हो सकती। ओके, now let's move to the third condition, and the third condition says that for two people to get married, a boy should be of 21 years of age and a girl should be of 18 years of age. तो बहुत ही सिंपल है, लड़के की उम्र जो है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, अगर हम वापस रवि और दिव्या की सिचुएशन ले लें कि दिव्या की उम्र जो है वो 18 साल से कम है और रवि की उम्र जो है वो 21 साल से कम है, तो और वो शादी कर लें, अगर वो शादी कर लें तो फिर उस शादी को वैध नहीं माना जाएगा और कोर्ट ऐसी शादी में लड़का और लड़की को सजा भी दे सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन एंड लेट्स सी व्हाट फोर्थ कंडीशन सेज। फोर्थ कंडीशन में पढ़ देता हूं। It says that the parties are not within the degree of prohibited relationship unless the custom of usage permits such marriage. Okay, now what does that mean? चलिए दोबारा से एग्जांपल देखते हैं दिव्या और रवि का। दिव्या और रवि तभी शादी कर सकते हैं अगर वो एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। राइट, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है? इफ रवि इज फादर एंड दिव्या इज डॉटर, राइट, you will agree that between a daughter and a father, the marriage cannot take place. Similarly, if Ravi is a son and Divya is a mother, right, इन दोनों के बीच में भी नहीं हो सकती, और अगर रवि और दिव्या भाई बहन हैं तो भी उनमें शादी नहीं हो सकती। ऐसी सभी शादियों को अमान्य माना जाएगा और वो प्रोहिबिटेड हैं एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, एक्सेप्ट फॉर सम प्लेसेस जहाँ पर रीति रिवाजों में ये जायज़ हो, बट अदरवाइज 99.9% केसेस में ऐसी शादियों को वैलिड नहीं माना जाता। ओके, और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी कंडीशन पे, विच इज द फिफ्थ कंडीशन, एंड लेट मी जस्ट रीड द फिफ्थ कंडीशन फॉर यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इट सेज दैट द पार्टीज आर नॉट सपिंडा ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज परमिट्स सच मैरिजेस। सपिंडा रिलेशन के बारे में हमने एक डिटेल में अलग वीडियो किया है जिसका हम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आप वहां देख सकते हैं। बट यहाँ इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि स्पेंडर रिलेशनशिप का मतलब यह है कि अगर रवि और दिव्या दो कजन्स हैं, कजन्स भी कैसे कि रवि के फादर और दिव्या के फादर दोनों भाई हैं, या रवि की मदर और दिव्या की मदर दोनों बहनें हैं, या रवि के फादर और दिव्या की मदर भाई बहन हैं, तो वो फर्स्ट कज़न कहलाए।
और ऐसे फर्स्ट कजन्स की शादी जो है उसको सही नहीं माना गया है, और अगर इस तरह के लोग शादी करते हैं तो उसको प्रोहिबिटेड माना गया है, और उसको ये बोला जाएगा कि वो हिंदू मैरिज एक्ट की 5th कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं. ओके, सो टुडे वी लुक्ड एट द 5 कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. For a Hindu marriage to take place, these 5 conditions need to be met. If any of these conditions is not met, अगर इनमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उस मैरिज को लीगल नहीं माना जाएगा, उसको वैध नहीं माना जाएगा. आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने अपने कमेंट्स और विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए, चाहे वो वीडियो रिलेटेड हैं, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हैं, चाहे वो लॉ रिलेटेड हैं. If you like these videos, keep coming back to them, right? If you don't like, you still come and tell us what are the different areas where we can improve. Okay? Thank you for watching Kanunan. We'll keep bringing you law in a simple manner. Thank you very much.